तो वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। राइट, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो इसे भी हमें करना है। डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स को इसको करना है। राइट, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जब कोई वेव पैकेट किसी ऐसे रीजन में चलता है जहां पर उस पर बाउंड्री कंडीशंस डिफाइंड होती हैं, राइट, तो उस वेव पैकेट की जो एनर्जी होती है वो टाइम के चेंज होने से चेंज नहीं होती है, राइट, और वो टाइम से इंडिपेंडेंट रहती है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एनर्जी फंक्शन ई आर, राइट, जो कि सिर्फ उसकी पोजीशन का फंक्शन होता है। इसी प्रकार से इस वेव पैकेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी टाइम के चेंज होने से चेंज नहीं होगी और वो भी टाइम इंडिपेंडेंट होगी। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेव फंक्शन साई आर, जो कि अगेन उसकी पोजीशन का ही सिर्फ फंक्शन होता है, टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। तो जो समीकरण टाइम इंडिपेंडेंट एनर्जी फंक्शन और टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन में रिलेशनशिप को स्थापित करती है उसको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। तो ये इक्वेशन तब लगती है जब कोई वेव पैकेट डिफाइंड बाउंड्री कंडीशन में ट्रेवल करता है, राइट, यानी कि हमने उसकी बाउंड्री कंडीशंस को डिफाइन किया हुआ है। सो ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन टोटल एनर्जी ई आर and associated wave function psi r of a wave packet which is confined within a defined boundary condition is independent of time and depends only on its position, then we make use of Schrodinger time independent equation, right? तो तब हम इस श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को लगाते हैं। ज्यादातर हमारी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स में हम ऐसे ही पार्टिकल को स्टडी करते हैं जो किसी डिफाइंड बाउंड्री कंडीशन में ट्रैप्ड होता है, राइट, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट है जो कि एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। सपोज इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस x है, राइट, तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट इस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब तक इसकी एनर्जी जो है वो आप जानते हो कांस्टेंट होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट पर एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई हो रही है विच इज गिवन बाई 0 लेस देन x इज इक्वल टू r, राइट। यहाँ पे x 0 से बड़ा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता, और ये इक्वल टू r इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस जो है वो r है, राइट। तो हमने एक बाउंड्री कंडीशन इस इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट पर अप्लाई की हुई है, राइट। नाउ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट पर एक पोटेंशियल लग रही है। तो क्योंकि इस पर एक पोटेंशियल लग रही है इसलिए ये एक बाउंड पार्टिकल है, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी पार्टिकल पर पोटेंशियल लगती है तो वो बाउंड पार्टिकल होता है, और जब उस पर पोटेंशियल नहीं लगती है तो वो फ्री पार्टिकल होता है। तो इस केस में वो पोटेंशियल लग रही है इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट पर, इसलिए ये एक बाउंड पार्टिकल है। नाउ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट एक ऐसे रीजन में ट्रेवल कर रहा है जहां पर बाउंड्री कंडीशन डिफाइंड है, तो ये भी इक्वेशन ऑफ वेव मोशन को फॉलो करेगा, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिए, इक्वेशन ऑफ वेव मोशन हर वेव फॉलो करती है, चाहे वो हमारी मैकेनिकल वेव हो, चाहे वो हमारी डी ब्रॉगली वेव हो, चाहे वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, राइट। ये बताता है कि जब वो 3 डायमेंशन में वेव चल रही है तो उसके स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार से रिलेटेड हो रहे हैं, राइट। तो क्योंकि ये भी मूविंग तो कर ही रहा है, एक केस था टाइम डिपेंडेंट में जब ये विदाउट बाउंड्री कंडीशन मूव कर रहा था, नाउ इस केस में ये बाउंड्री कंडीशन में मूव कर रहा है, तो मूव तो ये कर ही रहा है, राइट। तो इसीलिए ये भी इक्वेशन ऑफ वेव मोशन को फॉलो करेगा। And this equation of wave motion is given by del 2 psi by del x square plus del 2 psi by del y square plus del 2 psi by del z square is equal to 1 upon v square p del 2 psi by del t square। यहाँ vp जो है ये हमारा फेज वेलोसिटी है या वेव वेलोसिटी है, या हम कह सकते हैं डी ब्रॉगली वेव की वेलोसिटी है, ठीक है। तो वो ये लेट अस कंसीडर ए बाउंड पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ पोटेंशियल वी आर। ये हम इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट को ले रहे हैं जो कि एक बाउंड पार्टिकल है क्योंकि इस पर एक पोटेंशियल लग रही है। The associated wave function psi of trapped wave packet will be the general solution of the following equation of wave motion।
ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ वेव मोशन को फॉलो करेगा। और इस इक्वेशन ऑफ वेव मोशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर में, जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा वो साई की वैल्यू मिलेगी, राइट, एक वेव फंक्शन मिलेगा। तो ये वेव फंक्शन को ये वेव पैकेट जो कि डिफाइंड बाउंड्री कंडीशन में ट्रेवल कर रहा है उससे एसोसिएटेड होगा। जैसे कि टाइम डिपेंडेंट में होता है वैसे ही इंडिपेंडेंट में भी होगा। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो बाउंड्री कंडीशन में ट्रेवल करे चाहे वो विदाउट बाउंड्री कंडीशन में ट्रेवल करे, अगर वो मूव कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ वेव मोशन को वो फॉलो करेगा। यहां तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं हम। नाउ इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो आप जानते हैं कि जब मैं इसको इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा तो मुझे पिछले डेरिवेशन में भी मिला था, वो मिलेगा साई आर टी इज इक्वल टू साई नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, साई आर टी इज इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के डॉट आर। नाउ क्योंकि ये आर है तो मतलब पोजीशन वेक्टर आ रहा है, तो मैं 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूं। नाउ अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी, मैं इसको 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में रिड्यूस कर लेता हूं, जैसे मैंने पिछले वाले डेरिवेशन में किया था, राइट। तो इस आर को आप एक्स में चेंज कर लो, तो ये बना साई एक्स टी इज इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के डॉट एक्स। नो बेटा, जैसे मैंने आपको पिछले डेरिवेशन में बताया था कि इसको हमें एनर्जी ई और मोमेंटम पी के टर्म्स में ले आना है। ठीक है, एनर्जी ई और मोमेंटम पी के टर्म्स में हमको कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में किया था वैसे ही हमें इस डेरिवेशन में भी करना है। आप ओमेगा को लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में ले आओ, तो ये बना साई एक्स टी इज इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई 2 पाई न्यू टी माइनस के को ले आए हम 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। नाउ न्यू को मुझे एनर्जी में चेंज करना है, लैम्डा को मुझे मोमेंटम में चेंज करना है। सो ये बना साई एक्स टी साई नॉट ई की पावर माइनस आई 2 पाई कॉमन हो गया बाहर, न्यू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, साई एक्स टी साई नॉट ई की पावर माइनस आई 2 पाई, न्यू होता है ई एच न्यू होता है तो न्यू हो गया ई अपॉन एच टी माइनस लैम्डा हो गया एच अपॉन पी, पी ऊपर चला गया पी एक्स अपॉन एच। ये हमने रीजन दिया है क्योंकि ई जो एच न्यू के बराबर होता है और लैम्डा एच अपॉन पी के बराबर होता है। ठीक, तो ये एच को आप कॉमन ले लीजिए, बाहर आ गया ये, तो ये बना साई एक्स टी साई नॉट ई की पावर माइनस आई 2 पाई बाई एच डी टी माइनस पी एक्स। बेटे यहां तक बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने डिपेंडेंट में किया था। डिपेंडेंट में तो हमने एनर्जी ई और पी के फॉर्म में क्यों चेंज किया था, ताकि हम उसकी वैल्यू ई और पी के फॉर्म में पहली वाली इक्वेशन में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली आ रही थी उसमें रख सके। तो ऐसे ही हमें इसमें भी चलना है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ वेव मोशन को फॉलो करेगा, सॉल्यूशन उसका एक्सपोनेंशियली बता रहा है कि ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है, राइट। अब यहां से हमारी बात अलग हो जाती है इस वाले पैराग्राफ से। जरा इस वाले पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ें। ये पैराग्राफ आपसे ये कह रहा है क्योंकि ये वेव पैकेट एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, राइट, तो इसकी एनर्जी टाइम के साथ टाइम के चेंज होने से कांस्टेंट रहेगी, मतलब चेंज नहीं करेगी। या तो ये हो सकता है या ये भी हो सकता है कि वो टाइम के चेंज होने से पीरियोडिकली चेंज करे, राइट। पीरियोडिक चेंज का मतलब होता है कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद दोबारा से रिपीट हो जाए, तो उसका मतलब भी वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ही होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस वेव पैकेट का जो स्ट्रेंथ होगी वो भी टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी। स्ट्रेंथ को कौन रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन भी टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा या टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज करेगा। ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं, कांस्टेंट भी रह सकता है या पीरियोडिकली भी चेंज कर सकता है। इसी वजह से मैं इस एक्सप्रेशन को दो वेरिएबल में ब्रेक कर सकता हूं, टाइम का वेरिएबल अलग और एक्स वाला वेरिएबल अलग। ये आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मैंने उसमें नहीं किया था टाइम डिपेंडेंट में, इसमें मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मेरा जो वेव फंक्शन है वो टाइम के चेंज होने से कांस्टेंट है या पीरियोडिकली चेंज कर रहा है, दोनों में से कोई बात हो सकती है। और मेरा जो एनर्जी फंक्शन है वो भी टाइम के चेंज होने से कांस्टेंट है या पीरियोडिकली चेंज कर रहा है। तो इसलिए मैं इस वेव फंक्शन को, जो t और x का फंक्शन है, इसको t वेरिएबल अलग और x वेरिएबल अलग में ब्रेक कर सकता हूं। तो ये मैंने बेटे ब्रेक करके लिखा साई एक्स टी साई नॉट ई की पावर
माइनस माइनस प्लस आई टू पाई पी एक्स बाई एच ई की पावर माइनस आई टू पाई बाई एच ई टी। टेक इट एज इक्वेशन 2। यहां तक बात क्लियर हुई? इसको मैंने ब्रेक क्यों किया है? क्योंकि मेरा वेव फंक्शन इस केस में टाइम के साथ इंडिपेंडेंट है और मेरी एनर्जी भी इस केस में टाइम के साथ इंडिपेंडेंट है। पीरियोडिक फंक्शन हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, दोनों बात हो सकती है। ठीक, तो इसलिए मैं जो हूं इसको ब्रेक कर सकता हूं, टाइम के फंक्शन को अलग और पोजीशन एक्स के फंक्शन को अलग। ऐसा मैं उसमें नहीं कर सकता था डिपेंडेंट वाले केस में। ठीक है, अब जो मेरी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है उसको मैं लिखता हूं। ये आपको बेटे याद होनी चाहिए, मैं एक्चुअली डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनवा रहा हूं, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आप डिपेंडेंट अगर लर्न किए हुए होंगे तो इंडिपेंडेंट भी आप वहीं से वहीं कर सकते हो एग्जाम में। ठीक, तो हम टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हमारी ये बनी थी, अगर आपको याद आ रही हो पिछले टर्न पे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई एक्स टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई एक्स टी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई एक्स टी बाई डेल टी। इसे ले लीजिए इक्वेशन 3। राइट, नाउ मुझे डेरिवेशन कैसे करना है मुझे गाइड करेगी ये जो तीसरी इक्वेशन है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, वो मुझे गाइड करेगी कि मुझे इंडिपेंडेंट इक्वेशन कैसे निकालनी है। ठीक है, ये मेरी फंडामेंटल इक्वेशन होगी और ये इक्वेशन आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ रही है। ठीक, ना बेटा अब मैं आपको बताता हूं कि हमें बेसिकली क्या करना है। देखो इसमें एक चीज तो आ रही है ये, ठीक, ये सेकंड डेरिवेटिव है। एक चीज आ रहा है ये साई एक्स टी और एक चीज आ रही है ये डेल साई एक्स टी बाई डेल टी। ये तीन चीज आ रही है। तो बेटा साई एक्स टी तो तुम्हें यहां से मिल जाएगा इक्वेशन 2 से, ये मिल गया साई एक्स टी। ठीक, अगर तुम्हें निकालना है डेल टू साई एक्स टी बाई डेल एक्स स्क्वायर तो इस इक्वेशन 2 का 2 बार डिफरेंशिएशन करो एक्स के साथ, तो आ जाएगा। जो भी आएगा मुझे नहीं पता, आप निकाल के देखेंगे डेल टू साई एक्स टी बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना होगा। और अगर मुझे डेल साई एक्स टी बाई डेल टी निकालना है, डेरिवेटिव करना है टाइम से, तो इस सेकंड इक्वेशन का मैं डेरिवेटिव करूंगा टाइम के साथ और देखूंगा डेल एक्स टी बाई डेल टी क्या आएगा। राइट, तो इक्वेशन 2 यहां तो मैं एज इट इज रख सकता हूं साई एक्स टी की वैल्यू, यहां मैं रखूंगा इक्वेशन 2 का 2 बार डेरिवेटिव एक्स के साथ और यहां मैं रखूंगा इक्वेशन 2 का 1 बार डेरिवेटिव टाइम के साथ। राइट, जो भी वैल्यू आएगी उसे आप इस इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक, साई एक्स टी की वैल्यू यहां रख देना ये इक्वेशन 2 से, डेल टू साई एक्स टी बाई डेल एक्स स्क्वायर को इक्वेशन 2 को 2 बार एक्स से डिफरेंशिएशन करके देखना, रटो मत, अपने आप आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक, और इसे लो आप इक्वेशन 2 को टाइम से डिफरेंशिएट करो एक बार, जो भी आएगा। ठीक, जो भी ये तीन वैल्यू आएंगी उन्हें आप इक्वेशन 3 में रख दो तो आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर बन जाएगी। ठीक है, तो ये मुझे टारगेट दे रहा है, तो ठीक है, सबसे पहले मैं टाइम से डिफरेंशिएट करता हूं ताकि मेरा ये वाला फैक्टर आ जाए डेल साई एक्स टी बाई डेल टी। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा कितना मिला मुझे डेल साई एक्स टी बाई डेल टी। करो भाई डिफरेंशिएशन इस पूरे का। देखो इस चीज को मैं साई एक्स लिख सकता हूं, इस पूरे चीज को इस चीज को मैं साई एक्स लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि एक्स का फंक्शन है। ठीक, तो मैंने इसको अलग कर लिया, इसे मैं साई एक्स के रूप में लिख सकता हूं। अब बेटे ये करना है टाइम से डिफरेंशिएट, ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा ई की पावर माइनस आई टू पाई बाई एच ई टी। अब चेन रूल से इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है टाइम से, क्या बनेगा माइनस आई टू पाई ई बाई एच, ये आ गया देखिए माइनस आई टू पाई ई बाई एच। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? नाउ लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? टारगेट आपको पता चल गया, करना क्या है, इस समीकरण में ये वैल्यू तीनों लगानी है और टाइम इंडिपेंडेंट बन जाएगी। ठीक है, सो लेट मी मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब ये आपने किया है, इसको क्लियर हो रहा है, ऊपर ऊपर वाला विजिबल हो रहा है सबको, डेल साई एक्स टी बाई डेल टी, तो बेटे उसे मैंने साई एक्स मान लिया। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था साई एक्स ले लेंगे, ई की पावर माइनस आई
2 पाई ई टी बाई एच एज इट इज। ठीक, नाउ ये जो आई है, ये माइनस आई कितना होता है 1 अपॉन आई। ठीक, और एच क्रॉस कितना होता है एच अपॉन 2 पाई, ये मैंने आपको पिछले टर्न पे बताई थी बात। ठीक, सो आई है माइनस आई है 1 अपॉन आई, और एच क्रॉस है एच अपॉन 2 पाई। तो ये जो आपका पिछले डेरिवेशन में ये आ रहा है, ये आई नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस आई 1 अपॉन आई, और 2 पाई बाई एच हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एच क्रॉस। तो ये बनेगा ई अपॉन आई एच क्रॉस। समझ में आ गया ई अपॉन आई एच क्रॉस कैसे आया। ठीक, नाउ आप जो है ई की वैल्यू निकाल लेना। ठीक, तो ये ई की वैल्यू हमारी बन के आएगी आई एच क्रॉस, ये एक्चुअल में हमारा जो डेल साई एक्स टी बाई डेल टी कितना आ रहा है, साई एक्स ई की पावर माइनस आई 2 पाई बाई एच ई टी ई अपॉन आई एच क्रॉस। तो इसे ले लीजिए आप इक्वेशन 4। क्लियर। नाउ आप इक्वेशन सेकंड का डेल टू साई एक्स टी बाई डेल एक्स स्क्वायर चाहिए ना मुझे, तो उसके लिए इक्वेशन 2 को 2 बार डिफरेंशिएट करो x से। तो मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो ये बना डेल टू साई एक्स टी बाई डेल एक्स स्क्वायर। बेटे ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया, समझ रहे हैं बात को। तो ये तो कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा, तो ये तो इसमें तो आप कोई चीज चेंज नहीं करेंगे, ये तो एज इट इज आ जाएगा ई की पावर माइनस आई 2 पाई बाई एच ई टी। ये जो साई एक्स है इस पर फर्क पड़ेगा क्योंकि ये x का वेरिएबल है। तो जब आपने इसको 2 बार x से डिफरेंशिएट किया, तो ये भी 2 बार x से डिफरेंशिएट हो जाएगा, डेल टू साई एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर। टेक इट एज इक्वेशन 5। यहां तक बात क्लियर है भाई सबको। ठीक है, जब मैंने टाइम से डिफरेंशिएट किया तो साई एक्स को नहीं छुएंगे क्योंकि साई एक्स टाइम के लिए कांस्टेंट है, केवल टाइम वाले फंक्शन को आपको टाइम से डिफरेंशिएट करना है। और जब आप x से डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम वाले फंक्शन को नहीं छूना है क्योंकि टाइम वाला फंक्शन कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से। तो ये बन गया इक्वेशन 5। नाउ बेटा मेरे पास इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 5 है और इक्वेशन 2 है। ठीक, इस 2, 4, 5 को मैं इक्वेशन 3 जो मेरी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो मुझे देखो सब्स्टिट्यूट करके क्या मिलेगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, वहां क्या आ रहा था डेल टू साई एक्स टी बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो मैंने उसकी जगह लिखा इक्वेशन 5 से डेल टू साई एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस आई 2 पाई बाई एच ई टी प्लस वी। ठीक है, साई एक्स टी की वैल्यू लगाओ, साई एक्स टी की वैल्यू कितनी हो गई, साई एक्स ई की पावर माइनस आई 2 पाई बाई एच ई टी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई एक्स टी बाई डेल टी की वैल्यू लगाओ, ये आ रही है इक्वेशन 4 से ऊपर, यहां देख लो। तो इसको मैंने रखा साई एक्स ई की पावर माइनस आई 2 पाई बाई एच ई टी ई अपॉन आई एच क्रॉस। क्लियर हो रही है बात। बेटे ये कट गए, ई की पावर माइनस आई 2 पाई बाई एच ई टी इधर है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तीन ये कट गए आपस में। ठीक है, और ये आई एच क्रॉस से कट गया, ये यहां भी कट गया भाई, आई एच क्रॉस से कट गया। ठीक, तो मेरे को क्या मिलता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई एक्स इज इक्वल टू ई साई एक्स। ये मिलता है, ये 1 डायमेंशन में आ गई। क्लियर। अब तुम इसे 3 डायमेंशन में चेंज कर लो, क्योंकि हमने r को x किया था शुरू में, अब क्यों ना x को दोबारा से r कर लिया जाए। तो जब x को हम r के फॉर्म में लाएंगे तो ये बनेगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। क्लियर। नाउ बेटा आप क्या करो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। माइनस वाली टर्म जब इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, और ई जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये बना एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वी माइनस ई साई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये बना डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी माइनस ई साई। क्लियर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस, देखो जब मैं इसे इधर लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा,
ये बनेगा -2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी माइनस ई साई। इसको मैं प्लस में अगर चेंज करूं तो ई माइनस बी लिखना पड़ेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में? ठीक है, तो ये बना प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। नाउ बेटे आपको पता है ये लाप्लेसियन ऑपरेटर होता है, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर। ये आप यूनिट 2 से जानते हो, डेल डॉट डेल है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट। तो ये बना डेल टू साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है 3 डायमेंशन में, जिसमें टाइम का फंक्शन समाप्त हो गया। क्लियर? ये यहां कट गया था, समझ में आया? तो इसमें फर्क क्या है, हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। अब आप थोड़ा समराइज करो अपनी बात को। हमें ना टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को याद करना पड़ेगा। अगर हमें ये निकालनी है, एक बार अगर मैंने ठीक से लिख ली तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगी। आप वैसे ही जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन को लाओ, ठीक, क्योंकि ये वेव पैकेट जो है डिफाइंड बाउंड्री कंडीशन में ट्रेवल कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ वेव मोशन को तो फॉलो करेगा। लिख दो इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, उसका बेटा सॉल्यूशन वही आएगा जो डिपेंडेंट में आया था, इसमें आएगा, सॉल्यूशन लिख दो। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल वही तरीका, ई और पी। ये माइक को सनी भाई म्यूट कर दो आपको। ये जो है इसके बाद हमने क्या करना था, हमने जो है जैसे इक्वेशन ऑफ वेव मोशन को सॉल्व किया तो एक हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया। ठीक, उस जनरल सॉल्यूशन को बिल्कुल वही मेथड ई और पी के फॉर्म में आप चेंज करो। देखो ई और पी का फॉर्म में चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है। आप जो है ओमेगा को लीनियर फ्रीक्वेंसी में लाओ, ठीक है, के को लैम्डा में लाओ, लीनियर फ्रीक्वेंसी को एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, लैम्डा को मोमेंटम में कन्वर्ट कर दो। आगे और ई और पी में ऐसे ही तुमने डिपेंडेंट में किया था। अब यहां से अब आपकी बात बदलेगी, क्योंकि इसका वेव फंक्शन टाइम के चेंज होने से पीरियोडिकली चेंज कर रहा है या कांस्टेंट है, तो इसीलिए मैं एनर्जी पोजीशन फंक्शन और टाइम फंक्शन को डिफरेंट कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं, ये कारण है। तो इसलिए मैंने उनको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद फिर मैंने लगाई टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। वो याद कर लीजिए, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साई एक्स इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई एक्स टी बाई डेल टी। ये आपको याद करनी पड़ेगी। नाउ ये इक्वेशन आपको बता देगी क्या करना है। साई एक्स टी की वैल्यू तो ऊपर आई रही है, जो भी वो ई और पी में एक्सप्रेशन आया हुआ है। ठीक, उसके बाद उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो एक्स से और 1 बार डिफरेंशिएट करो टाइम से। एक्स से डिफरेंशिएट वाली को यहां रख दो, ठीक, टाइम से डिफरेंशिएट वाली को यहां रख दो और साई एक्स टी को यहां रख दो। ये वाली टर्म कट जाएगी, आई एच क्रॉस से आई एच क्रॉस कटेगा। ठीक, और ये फिर आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स करके ये ले आएंगे फाइनल आपकी इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक, ये लाप्लेसियन ऑपरेटर है। ई जो है वेव पैकेट की टोटल एनर्जी है, वी जो है पोटेंशियल है जो वेव पैकेट पर लग रहा है, क्योंकि ये बाउंड पार्टिकल है। नाउ कई बार यूनिवर्सिटी एक क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे पूछ लेती है, अगर ये फ्री पार्टिकल हो तो क्या होगा? तो बेटे अगर ये फ्री पार्टिकल हो तो वी को 0 कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्री पार्टिकल पर पोटेंशियल नहीं लगता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल टू साई प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। क्लियर? एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो, फ्री पार्टिकल के लिए v 0 होता है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ लो। ये हमारी 10 नंबर आज फिर पक्के हो गए हमारे। ये सभी बच्चों को करना है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। मैंने दोनों के मेथड करीब करीब एक ही रखे हैं। ई और पी में तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा, उसको मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकलवाया है, इसको मैंने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से निकलवाया है। बस इतनी बात दिमाग में रखना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। देखो डिफरेंशिएशन तो आपको करनी पड़ेगी और आपको आती भी है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन मुश्किल भी नहीं है। ई की पावर एक्स जो ई की पावर एक्स होता है, चेन रूल लगाओ, ठीक, चेन रूल से जो भी आ रहा है वो उसको उठा के उसमें रख दो इक्वेशन में, अपने आप बन जाएगी। क्लियर? सो आई होप कि ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई है। ठीक है, सो अगर तुम्हें कुछ पूछना है इसमें तो आप पूछ लो। ये मैं आपको तीनों स्लाइड जो है, आप बेटर है अगर आपने इसको लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आप जो है इसको जरूर जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि आपके नोट्स एक जगह पर होने चाहिए।